नमस्कार, आप न्यूज नशा का खास कार्यक्रम देख रहे हैं पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। न्यू इंडिया में ये चीजें बदल गई हैं। न्यू इंडिया में आप यूं कह सकते हैं कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे नेताजी। ये हर जगह होते हैं। इस देश में कुछ भी अछूता नहीं है, कुछ भी। इन राजनेताओं ने हर चीज को छू लिया है इस देश में। बस लक्ष्मी जी के दर्शन होने चाहिए इन्हें, और जहां लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं वहां ये पहुंच जाते हैं। और अगर भौकाल भी टाइट हो तो हटिया खोली बजाजा बंद झाड़े और रहो कलेक्टरगंज। ऐसे में यक्ष प्रश्न तो यही है कि आखिर खेल और राजनीति का कॉकटेल हमें कहां ले जाएगा। सच्चाई तो यह है कि इस राजनीति के चक्कर में, इस राजनीतिक खेल के चक्कर में काफी कुछ पीछे छूट गया है। बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं। कुश्ती ही नहीं, भारत में बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट से लेकर जिम्नास्टिक तक में ज्यादातर लोग ऐसे घुस गए हैं जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डिग्रियां ली हैं या एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री होल्डर हैं। जाहिर है कि हर जगह राजनीति होगी तो भाई भतीजावाद बढ़ेगा, वित्तीय घोटाले बढ़ेंगे और पक्षपात का साया भी नजर आएगा। इसका सीधा असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ता है, उनके चयन में गंभीरता और कुल मिलाकर समूचे खेल के ढांचे पर इसका असर पड़ता है। इस ओर किसी की निगाह नहीं। बहरहाल लेटेस्ट जो अपडेट है, लेटेस्ट जो जानकारी है वो ये कि राजधानी के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना शुरू किया और आंदोलित पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के मुखिया सांसद जो कि बीजेपी से हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुखालफत के लिए एकजुट होकर हुंकार भरने लगे। इस बात पर भी ये लोग अडिग हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वो टस से मस नहीं होंगे, वो हटेंगे नहीं, इंसाफ लेकर रहेंगे। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट तो अब ऐसा हो गया है कि हर आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मानो मोक्ष यहीं से मिलना है, बाकी हर जगह तो उम्मीद टूट जाती है। इससे पहले कि इस प्रकरण पर विस्तार से बात करें, आइए पहले समझते हैं कि ऐसे खेल संघों या संगठनों के ना होने से क्या अनहोनी हो सकती है। दो टूक कहें तो कुछ भी नहीं होगा। ये खेल संघ ना हो तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसकी नजीर है त्रिपुरा की जिम्नास्ट दीमा कर्माकर। जी हां, दीमा कर्माकर को भारी भरकम और विराट संसाधनों वाले ऐसे खेल संघों और समितियों से कोई मदद नहीं मिली। फिर भी वो अपने बलबूते पर ओलंपिक गई और अपनी प्रतिस्पर्धा में फाइनल राउंड में पहुंचकर चौथा स्थान उन्होंने हासिल किया। ये एक मिसाल है। कोई किसी खेल संघ की उनको मदद नहीं मिली। इस उपलब्धि के साथ साथ वो देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी। यहां आप चाहें तो ओलंपिक में भारतीय मैराथन धावक ओपी जैशा को भी नजीर मान सकते हैं। ओपी जैशा के बारे में मैं आपको बता दूं, ओपी जैशा को पूरी दौड़ में कहीं पर भी पानी या कोई ड्रिंक पिलाने के लिए कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं मिला था। कोई भारतीय प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। कहां थे भारतीय खेल के वो स्वयंभू ठेकेदार, और वे कहां क्या कर रहे थे, ये सवाल है। दो पहलवानों सुशील कुमार और नरसिंह यादव के टकराव का मामला आपको याद होगा। कौन जिम्मेदार था इसके लिए? इस सवाल का जवाब है क्या किसी के पास? पहली बात तो यह स्पष्ट है कि किसी भी सरकार का स्पोर्ट्स के मैनेजमेंट में किसी तरह का दखल नहीं होता। भारत में खेलों को उनके संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही मैनेज करते हैं और वो आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और देश भर में जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका आयोजन करते हैं। खिलाड़ियों के सिलेक्शन ही नहीं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो भी अहम भूमिका निभाते हैं ये लोग। और सरकार इन संघों के संचालन में सिर्फ मदद भर करती है, सिर्फ सरकार की इतनी भूमिका होती है। खेल के बुनियादी संसाधनों का निर्माण ये करती है और खेल पुरस्कार देती है। इसलिए सरकार खेल संघों पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती, सीधा एक्शन नहीं ले सकती। नतीजन खुला खेल फरुखाबादी वाला हिसाब होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ऐसे अत्याचार, अन्याय और यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि उभरते खिलाड़ियों के साथ क्या क्या होता होगा। जो नए खिलाड़ी हैं, जो नवोदित हैं, ऐसी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा दाग पहली बार नहीं लगा है, पहले भी हॉकी संघ में ऐसा आरोप लग चुका है, लगाया गया था ऐसा आरोप। एक लॉन टेनिस खिलाड़ी के यौन शोषण और फिर उसकी खुदकुशी का मामला शायद आपको याद भी हो। बड़ा हंगामा हुआ था उसके बाद और उसके संघ के अध्यक्ष पर यह आरोप लगे थे। खेल प्रशिक्षकों पर तो महिला खिलाड़ियों को बहला फुसलाकर यौन शोषण करने के आरोप अमूमन लगते ही रहते हैं, पर संघ के अध्यक्ष पर इस तरह के बड़े पैमाने पर शामिल होने का आरोप
पहली बार लगा है, इसलिए यह मामला गंभीर हो जाता है और यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस साल जनवरी में जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया और साक्षी मलिक के साथ साथ भारतीय पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। आपको याद होगा, तमाम तस्वीरें आई थी। उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने और WFI को भंग करने की मांग की गई थी। आंदोलित पहलवानों ने, जो आंदोलन कर रहे थे पहलवान, उन्होंने निकाय और उसके प्रमुखों पर पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। यौन शोषण और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। पहलवानों के इस विरोध के प्रदर्शन के बाद बीते 21 जनवरी को, उसी महीने में, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी बनी, बड़ा ठीक लगा कि हाँ भाई रिपोर्ट आएगी। इसके अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया। इस समिति में 7 सदस्य हैं, जिनमें मैरी कॉम के अलावा जो नाम है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर्स अलकनंदा अशोक, पूर्व कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष भी उसमें हैं, जिनका नाम है सहदेव यादव, और 2 वकील भी शामिल हैं। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और उसके प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे कोचों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति का गठन भी किया और इसकी घोषणा की गई। समिति को मंत्रालय को इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश करनी थी और यह जिम्मेदारी समिति को दी गई। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम की निगरानी में समिति ने काम शुरू किया। यह कहा गया, पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व शटलर तिरुपति मुरुगंडे, SAI सदस्य राधिका श्रीमन, टारगेट ओलंपिक पोडियम प्लान के पूर्व CEO राजेश राजगोपालन और CWG स्वर्ण पदक विजेता बबीता फोगाट समेत कई ऐसे लोग थे, जिसमें मैरी कॉम, जो मैंने नाम बताया, उनकी अगुवाई वाली समिति ने इसमें काम शुरू किया। अब आंदोलनकारी पहलवान इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश पूछती हैं कि आखिर ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच करने वाली जो समिति है, उसने अपनी रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की? वो रिपोर्ट कब पेश करेगी? 3 महीने गुजर चुके हैं और अब भी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। क्या रिपोर्ट तब आएगी जब शिकायत दर्ज करवाने वाली लड़कियों की बात जो है वो दब जाएगी या लड़कियों की मौत हो जाएगी? ये उनके सवाल है। आंदोलनकारी पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की भी मांग कर रहे हैं। ये बड़ी मांग है। इसी महीने अप्रैल में बजरंग पूनिया ने कहा था कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ये कोट कर रहा हूं मैं, जिसमें समिति के सदस्यों में से एक ने कहा कि उनके हस्ताक्षर के बिना खेल मंत्रालय को रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। सदस्य ने रिपोर्ट के साथ अपनी असहमति भी व्यक्त की। अगर समिति का कोई सदस्य रिपोर्ट पेश करने में शामिल नहीं है और रिपोर्ट से असहमत है, तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अनकोट। ये उनका बयान है। सबसे आश्चर्य की बात यह है, सबसे हैरान करने वाली यह बात है कि भद्दी गालियां, मेंटल टॉर्चर और यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बावजूद चुप्पी का राज क्या है? हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद, बेकार के आरोप हैं। उन्होंने अपने खिलाफ किसी बड़े उद्योगपति की कुश्ती संघ पर कब्जे की साजिश की बात कही। साथ ही यह भी माना जा रहा है इस पूरे मामले में कि बदले हुए नियम से कुश्ती में हरियाणा के दबदबे पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इससे भी नाराज हैं पहलवान? यह भी एक सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ इस प्रकरण को निजी और गैर सरकारी संगठनों को पहलवानों की किसी भी तरह की मदद करने पर रोक लगाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। इसके चलते पहलवानों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, अब क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे मनपसंद विदेशी कोच, फिजियो और विदेशों में ट्रेनिंग मिलनी बंद हो चुकी है। खिलाड़ियों को प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिलनी बंद हो गई है। इस पूरे मामले में विवाद की एक जड़ क्रेडिट भी है। दूसरी तरफ पहलवानों का पक्ष है कि नेशनल चैंपियनशिप में बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है।
और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक जूनियर पहलवान को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, सबके सामने। इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए विदेश जाना हो या अंतिम समय तक टिकट और वीजा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी खिलाड़ियों को नहीं दी जाती है, ये भी आरोप लग रहे हैं। आप समझते जाइए कि हालात कितने भयावह हैं, कितने डरावने हैं। सच तो यह है कि भारतीय खेल संगठनों में नेताओं, नौकरशाहों, कारोबारियों और भूतपूर्वों के गठजोड़ ने खेल को एक चरागाह में तब्दील कर दिया है। यह सिलसिला राज्यों से लेकर केंद्र तक बदस्तूर जारी है। कई जगह तो खेल संगठन फैमिली वेंचर नजर आते हैं। भाई भतीजावाद के मामले में पूरे भारत का नजारा एक ही है, चाहे वो आप पंजाब में चले जाएं, चाहे वो तमिलनाडु में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, किसी नेता और उसके नजदीकी रिश्तेदार के हाथ में कमान होती है। क्या लगा होता है इन नेताओं के रिश्तेदारों में? खेल प्रशासन का मौजूदा मॉडल भी विद्रूप का शिकार हो गया है। उसमें इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं। युवा मामलों का मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, राज्य ओलंपिक संगठन और राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, ये सब वो संरचनाएं हैं जिन पर वित्त और संसाधन मुहैया कराने के अलावा खेल प्रतिभाओं की तलाश करने की जिम्मेदारी है और उन्हें निखारने की जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है? लचर साबित हो रहे हैं ये लोग, बेकार साबित हो रहे हैं ये लोग, क्योंकि पूरे सिस्टम में कहीं भी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस ताकतें अपार हैं। अगर वाकई खेल और खिलाड़ियों की फिक्र है तो सबसे पहले इस ढांचे का कायाकल्प करना होगा। सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। बिना जवाबदेही के सिस्टम नहीं चल सकता साहब। खेल प्रशासन की अफसरशाही को ध्वस्त करने की जरूरत है, और यह कौन ध्वस्त करेगा, यह लाख टके का सवाल है। एक स्वतंत्र खेल नियामक की सख्त जरूरत है इस वक्त देश में। सारे संगठनों पर उसकी निगरानी और नियंत्रण हो, चाहे वो भर्ती हो या वित्तीय प्रबंधन हो या खिलाड़ियों की सुविधाएं हो। और इसमें नेताओं और अफसरों का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण जरूरी है। रसूख और परिवारवाद से हर हाल में मुक्ति दिलानी होगी इन खेलों को। अपनी वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा एक निश्चित अंतराल पर इन संगठनों को देना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता? हर बड़ी खेल स्पर्धा के बाद भी ऐसा करना चाहिए, नहीं किया जाता। नेतागिरी और बयानबाजी से बचना सीखना होगा, वो भी नहीं होता। ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब मिलने चाहिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।